हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के संवेदनशील इलाकों में तुर्की में बने कुछ ड्रोन देखे गए हैं, जिसने मचा दिया हड़कंप। जिसके बाद बांग्लादेश सीमा के करीब गरजे भारतीय टैंक फायरिंग के साथ दुश्मनों को बड़ा संदेश देने की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। भारत ने कह दिया है छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर हमास को लेकर क्या मानता है अपना भारत। पीओके की वो घटना याद दिलाकर इजराइल ने कर दी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सबसे बड़ी डिमांड। बताएंगे वो क्या डिमांड की है और पीओके की घटना याद दिलाने की क्या जरूरत पड़ गई इजरायली पीएम नेतन्याहू को। तो वहीं आपको बताएंगे अमेरिका टांग अड़ाता रह गया, फिर भी ईरान ने हासिल कर ली बहुत बड़ी ताकत। तो वहीं म्यांमार के रखाइन में फिर छिड़ गई भीषण लड़ाई। अराकान आर्मी का नेवल बेस पर भीषण हमला, क्या ढह जाएगी चीनी गढ़। एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश का अपने पुराने दुश्मन पाकिस्तान के करीब आना भारत के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। बांग्लादेश भारत के संवेदनशील इलाकों के पास निगरानी के लिए तुर्की में बने TB2 ड्रोन, जिन्हें बैरकतार ड्रोन भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों, जिस पर भारत की बहुत बड़ी और पैनी नजर है। भारत की संबंधित एजेंसियों ने संवेदनशील इलाकों के पास तुर्की के ड्रोन को देखा, जिसके बाद वो उन पर नजदीकी से नजरें बनाए और गड़ाए हुए हैं। सूत्रों ने बताया है कि पिछले कुछ महीनों में ड्रोन को उड़ान भरते देखा गया है और वो भारत की सीमा पर अपने ही इलाके में उड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने इन इलाकों में उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए रडार लगाने समेत सभी उपाय किए हैं। सूत्रों ने बताया है कि कई मौकों पर निगरानी मिशन के लिए निकले बांग्लादेशी सेना के TB2 ड्रोन 20 घंटे से अधिकतर समय तक उन जगहों में रहे। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेशी सरकार को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के बहुत करीबी माना जाता है। अगस्त में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख की शपथ ली थी और तब से ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते काफी आगे बढ़ा दिए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार भी शुरू हो चुका है और इस प्रकार से लगातार भारत विरोधी फैसले लेना और भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना वाकई में लग रहा है जैसे मोहम्मद यूनुस को सिखा पढ़ाकर भेजा गया है कि तुम भारत के दुश्मनों के साथ दोस्ती करो और भारत को बांग्लादेश से अलग कर दो। और अब तो इसने इन ड्रोन्स को उड़ा करके युद्ध लड़ने वाली भी हरकतें शुरू कर दी हैं। अब देखना यह होगा कि भारत का क्या जवाब होता है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, बांग्लादेश के उन्हीं सीमाओं के करीब भारतीय टैंक गरजते दिखाई दिए हैं दोस्तों। फायरिंग अभ्यास से कई दुश्मनों को बड़ा संदेश दे दिया अपने भारत ने, कह दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, चीन ने 2017 में जैसे कि डोकलाम में भारत के हाथों करारी हार चखने के बाद फिर से उन इलाकों में काम अब तेज कर दिया है। भारतीय सेना ने चीन के काम को सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ताक झांक करने से रोक दिया था। धीरे धीरे चीन अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटा हुआ है। वहीं बांग्लादेश में मौजूदा हालातों में भी ये कॉरिडोर काफी महत्वपूर्ण हो गया है। ISI बांग्लादेश में खुलेआम एक्टिव हो रही है। चीन का ऑल द वेदर फ्रेंड पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए भारत के खिलाफ नई तरह की साजिशें रच सकता है। इसमें बांग्लादेश से लगती हुई सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी शामिल है। अब भारतीय सेना अपनी सीमा के पास पड़ोसियों के हर गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। इनसे निपटने के लिए अपनी तैयारियों को भी धार देना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना के टैंक बांग्लादेश सीमा के करीब इस तरह से बरसी कि दुश्मन देशों को उसकी धमक जरूर सुनाई दी होगी। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर आखिर हमास को क्या मानता है अपना भारत। पीओके की वो घटना याद दिलाकर इजराइल ने कर दी बहुत बड़ी डिमांड। दोस्तों, इजराइल ने हमास को लेकर भारत से एक डिमांड रखी है। मांग यह है कि भारत हमास को आतंकी संगठन घोषित करे। इसके लिए इजराइल भारत पर दबाव भी बना रहा है। इसके लिए उसने हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में कश्मीर एकजुटता दिवस के मौके पर हमास की मौजूदगी का हवाला देते हुए पर चिंता व्यक्त की है। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार है जब हमास के नेता पीओके पहुंचे थे और उन्हें संयुक्त राष्ट्र बोले तो यूनाइटेड नेशन की ओर से प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के सदस्यों के साथ देखा गया था। इस विषय पर इजराइल ने भारत से चर्चा की है। बता दें कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर हमेशा इजराइल को समर्थन देता आया है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले को लेकर भी भारत ने कड़ी निंदा व्यक्त की थी। हालांकि भारत की ओर से अब तक हमास को आतंकवादी संगठन के रूप में आधिकारिक रूप से बैन नहीं लगाया गया है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका समेत कई देश हमास को पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि पीओके की उस घटना को याद दिलाकर जिस प्रकार से इजराइल ने यह बड़ी डिमांड की है, क्या वाकई में भारत इजराइल की उस बात को मानेगा। क्या
क्या हमास को आतंकवादी संगठन मानेगा अपना भारत? आप क्या कहते हैं दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आपके हिसाब से हमास संगठन एक क्या है? देखते हैं हमारी प्रिय ऑडियंस, हमारे प्रिय मित्र गण लोग क्या कहते हैं, वही आपको बता दें। अमेरिका टांग अड़ाता रह गया, फिर भी ईरान ने हासिल कर ली बहुत बड़ी ताकत, शिया देश को नहीं रोक पाए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अमेरिका के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। IRGC का कहना है कि उसका नया बॉम्बर ड्रोन रनवे से टेक ऑफ और करियर प्लेटफॉर्म से उड़ान टेस्टिंग से गुजर रहा है। ईरान को उम्मीद है कि जल्द ही ये ड्रोन संचालित होगा। IRGC से जुड़ी तस्नीन वेबसाइट के मुताबिक IRGC नेवी कमांडर अली रेजा तंगसिरी ने कहा कि जास 313 अपनी हाई स्पीड और उन्नत विशेषताओं के साथ अपने मिशनों को प्रभावी ढंग से अंजाम दे सकता है। इसमें टर्बो फैन इंजन लगा है। उन्होंने बताया कि ड्रोन 1 घंटे तक उड़ान भर सकता है और इसे फरवरी की शुरुआत में ड्रोन करियर जहाज शाहिद बघेरी पर सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था। जी हां दोस्तों, ईरान ने यह नया बॉम्बर ड्रोन तैयार कर लिया है। यह सबसे बड़ी खबर नहीं है दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के टांग अड़ाते भी, अमेरिका के इसमें हस्तक्षेप करने के बावजूद भी ईरान ने यह बड़ी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, जो इस खबर को सबसे बड़ी खबर बनाता है। जिसके बाद टेंशन में दिखाई दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप का पूरा कैबिनेट, जिसने बहुत बड़ा मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि तुम्हें सुपर पावर कंट्री भी नहीं रोक सकती। अगर तुम्हारे अंदर जीलिंग पावर है, तुम्हारे अंदर वाकई में एक डेडिकेशन है, करने की क्षमता है, तो कोई तुम्हारा बाल तक बांका नहीं कर सकता। अगर आप भी हमारी इस बात को मानते हैं तो सामने लाइक का बटन है, दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में मेरा भारत महान जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर म्यांमार के रखाइन में फिर छिड़ गई भीषण लड़ाई। अराकान आर्मी का नेवल बेस पर भीषण हमला क्या ढह जाएगा इससे चीनी गढ़। दरअसल म्यांमार में रखाइन राज्य के विद्रोही गुट अराकान आर्मी और जुंटा शासन के बीच एक बार फिर लड़ाई तेज हो गई है। इस लड़ाई का केंद्र क्योक फ्यू टाउनशिप बना हुआ है। अराकान आर्मी ने यहाँ नौसेना बेस और जुंटा की सैन्य चौकियों पर भीषण हमला किया है। चीन के कई बड़े प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में हैं। ऐसे में चीन की चिंता इन नए हमलों से बढ़ गई है। यह संघर्ष ऐसे समय में हुआ है जब जुंटा कहलवाने वाले सैन्य शासकों ने चीनी सुरक्षा फर्मों को म्यांमार में काम करने की अनुमति देने वाला कानून पास किया है। यह कानूनी चीनी निजी सुरक्षा संगठनों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट सहित बीजिंग के हितों की रक्षा के लिए म्यांमार में तैनाती का अधिकार देता है। क्योक फयू में भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं। जी हाँ, इरावाडी वेबसाइट की रिपोर्ट्स के मुताबिक रखाइन राज्य में बीते साल भारी हिंसा देखने को मिली थी। अराकान आर्मी ने राज्य के ज्यादातर हिस्से को जुंटा से छीन लिया है। जी हाँ, रखाइन में बीते हफ्ते भी दोनों ओर से भारी गोलीबारी देखने को मिली है। जुंटा ने इलाके के 10 गांवों पर हवाई हमले कर दिए। जी हाँ, जिसके बाद हजारों ग्रामीणों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। इतना ही नहीं दोस्तों, एक तरफ जहां पर इस भीषण लड़ाई ने चीनी गढ़ को ध्वस्त करने का काम किया है, तो दूसरी ओर अपने गढ़ को बचाने के लिए एक नई साजिश चल रहा है। चाइना मणिपुर को निशाना बनाने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स प्लान तैयार कर रहा है। जी हाँ, इस परिस्थिति में चीन म्यांमार की स्थिति का इस्तेमाल करके अपने फायदे और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए करने की कोशिश में जुटा है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा के लिए यह खतरा बन सकती है, जिसको लेकर खुफिया एजेंसियों ने म्यांमार में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भारत को चेतावनी दे दी है। दोस्तों CNN को आप अच्छे से जानते होंगे, उसने एक रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि म्यांमार में बढ़ रहा चीन का प्रभाव भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर चीन के निशाने पर है, जो एक संवेदनशील यानी सेंसिटिव राज्य है, जहां काफी लंबे समय से अशांति फैली हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की रणनीति स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स सिद्धांत पर है। इस रणनीति के जरिए चीन अपने रणनीतिक ठिकानों और सहयोगी देशों में अपना नेटवर्क मजबूत करके भारत को घेरने की कोशिश में लगा है। इससे भारत की एक्ट ईस्ट नीति प्रभावित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने म्यांमार की सीमा से सटे यूनान प्रांत में अत्याधुनिक रडार सिस्टम यानी LPAR लार्ज फेज्ड एरे रडार को इंस्टॉल किया है। इससे चीन पूरे इलाके में नजर रख सकता है। इतना ही नहीं, चीन म्यांमार की जुंटा सेना के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर अराकान आर्मी जैसे सशस्त्र समूहों का हथियार भी देता है। मतलब चीन की दोहरी नीति का इस्तेमाल दोगलापन को दर्शाता है। अब देखना यह होगा कि भारत इसकी क्या काट निकाल कर एंटी एक्शन लेता है। दोस्तों वहीं अगली खबर आपको बता दें, जहां अबू धाबी के बाद अब अफ्रीका में बनेगा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मंदिर, 2027 तक होगा तैयार। जी हाँ, अबू धाबी के बाद अब दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा बैप्स हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। यह मंदिर 37,000 वर्ग मीटर में फैला होगा और अगले 3 वर्षों में तैयार हो जाएगा। यह भव्य मंदिर जोहानिसबर्ग के लैनसेरिया कॉरिडोर में बन रहा है। पिछले महीने 33,000 वर्ग मीटर में फैले सांस्कृतिक परिसर का उद्घाटन बैप्स प्रमुख महंत स्वामी महाराज की उपस्थिति में किया गया। अब दूसरे चरण में 2500 वर्ग मीटर के पारंपरिक मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। बैप्स मंदिर के निर्माण से दक्षिणी अफ्रीका में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ये सभी धर्मों के बीच संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बनेगा। बैप्स
हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र दक्षिणी अफ्रीकी भारतीय समुदाय की विरासत और रंग भेद काल के संघर्षों का प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पहली दक्षिणी अफ्रीका यात्रा के दौरान इस परियोजना का अनावरण किया था। ऐसे में संभावना यह है कि वो नवंबर 2025 में जोहानिसबर्ग में होने वाले G20 सम्मेलन के दौरान इस मंदिर का दौरा कर सकते हैं। ऐसे में आप लोग जय श्री राम कहना कमेंट में मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट के चीफ। भारत ने कर दी बोलती बंद, कहा खुद को आईने में देख तो लो। जी हां, भारत के बारे में कुछ भी बोलकर निकल जाने वाला जमाना अब खत्म हो चुका है। अब अगर दुनिया भारत को एक शब्द बोलेगी तो उसको उल्टे 4 शब्द सुनने ही पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जेनेवा में भी कुछ ऐसा ही पल देखने को मिला। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट चीफ पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने अपने बयान में जम्मू कश्मीर और मणिपुर का जिक्र किया, ठीक वैसे ही जैसे हर बार इंटरनेशनल मंचों पर पाकिस्तान करता रहता है। वोल्कर तुर्क को बस इतना बोलना ही था कि भारत यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चीफ पर टूट पड़ा। भारत ने कड़ा विरोध जताया। सबके सामने भारत ने अच्छे से उदाहरण देकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चीफ की बोलती बंद कर दी। ये सब किया यूनाइटेड नेशन जेनेवा में भारतीय दूत अरिंदम बागची ने। जी हां, अरिंदम बागची ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। दरअसल भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क की टिप्पणियों पर करारा जवाब दिया। उन्होंने अपने ग्लोबल अपडेट में कश्मीर और मणिपुर का जिक्र किया था। भारत ने उनके बयान को गलत, निराधार और बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। साथ ही इस तरह की सामान्य टिप्पणी और चुनिंदा मामलों को उठाने पर चिंता भी जताई। दोस्तों वहीं अगली खबर बता दें, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की जान खतरे में। पीटीआई के आरोपों के बाद अडियाला जेल पहुंची डॉक्टरों की टीम। दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जान खतरे में है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने आरोप लगाया है कि इमरान खान की तबीयत जेल में काफी खराब चल रही है, लेकिन उनका उचित इलाज नहीं कराया जा रहा है। पीटीआई के इस आरोप के बाद पाकिस्तानी चिकित्सकों की एक टीम अडियाला जेल पहुंची और इमरान खान की चिकित्सीय जांच की। मीडिया में आई खबरों में इसकी जानकारी दी गई है। जांच 30 मिनट तक की गई है। यह जांच हाल ही में पीटीआई द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद की गई है। विशेष रूप से पार्टी के सूचना सचिव शेख वक्कास अकरम ने दावा किया है कि सरकार ने इमरान खान को एकांत कारावास में रखा है। पीटीआई के एक अन्य नेता ने दावा किया था कि इमरान खान को उनकी बहनों या अन्य रिश्तेदारों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। पीटीआई के एक नेता ने कहा कि इमरान खान के पारिवारिक चिकित्सक को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। उनके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में चिकित्सकों की रिपोर्ट तुरंत जारी नहीं की गई है। जी हां, अगली खबर की बात करते हैं, जहां यूक्रेन के आसमान में गरजा फ्रांस का मिराज फाइटर जेट। रशिया की अब खैर नहीं, जेलेंस्की को मिला एक और ब्रह्मास्त्र। जी हां दोस्तों, फ्रांस का खतरनाक मिराज लड़ाकू विमान ने पहली बार यूक्रेन के आसमान में दहाड़ लगाई है। यूक्रेन की इसी साल फरवरी की शुरुआत में फ्रांस से पहला मिराज 2005 एफ जेट हासिल हुआ था। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए वीडियो में मिराज उड़ान भरता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अमेरिका निर्मित F-16 के साथ कीव के लिए उड़ान भरने वाला दूसरा पश्चिमी लड़ाकू विमान बन गया है, जो कीव के मजबूत हवाई क्षमता में बदलाव का संकेत देता है। इस जेट को यूक्रेनी पायलट ने उड़ाया है, जो 2024 के मध्य से फ्रांस में प्रशिक्षण ले रहे थे। पिछले महीने स्थानीय मीडिया को दिए गए एक बयान में यूक्रेनी वायुसेना ने इन पायलटों को ढाल बताया, जो कार्यक्रमों की प्रगति को दर्शाता है। तो वहीं आपको बता दें, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि राफेल में लगने वाला है S-400 का काल। फ्रांस की RJ-10 मिसाइल की ताकत देख व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की उड़ जाएगी नींद। दोस्तों लंबे समय तक शांत रहने वाला यूरोप अब वैसा नहीं रहने वाला है। यूरोपीय देशों को एक बड़े खतरे का डर सता रहा है। यह खतरा है रशिया को, जो पुतिन के नेतृत्व में लगातार अपनी आक्रामकता बढ़ा रहा है। इस बीच फ्रांस एक ऐसा हथियार विकसित कर रहा है जो उसे अंतरिक्ष में वर्चस्व स्थापित करने में मदद करेगा। फ्रांस का यह नया दाव है राफेल F-5 लड़ाकू विमान और RJ-10 नाम की एक नई मिसाइल, जो रशिया के S-400 और चीनी HQ-9 का काल बन सकती है। फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल AAE की योजना इस हथियार के बल पर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के मैदान पर हावी होने की है। ये खबर वाकई में भारत के लिए बहुत अच्छी है दोस्तों, क्योंकि भारत को एक बड़ा मौका मिल सकता है इस मिसाइल को खरीदने का। इस पर क्या है आपकी निजी राय दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां करारा जवाब मिलेगा। जी हां, किम जोंग उन की बहन ने डोनाल्ड ट्रंप को दे डाली बड़ी धमकी। दरअसल उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन ने अमेरिका को धमकी देनी शुरू कर दिया। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी विमान वाहक पोत और अन्य सैन्य गतिविधियों पर भड़की किम यो जोंग ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दे डाली है। किम यो जोंग ने इसे अमेरिका और उसके साथियों का टकरावपूर्ण और उन्मादी कदम करार दिया है। किम यो जोंग की चेतावनी का मतलब यह है कि उत्तर कोरिया हथियार परीक्षण गतिविधियों में तेजी लाएगा और अमेरिका के खिलाफ टकराव का रुख बरकरार रखेगा। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कूटनीति को पुनर्जीवित करने के लिए किम जोंग उन से संपर्क करेंगे। आपको बता दें कि पहले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात भी की थी। जी हां, साथ ही
ही साथ आपको बता दें, चीन पाकिस्तान की आई नई शामत, छोटे बड़े बलोच विद्रोही गुट हुए एक, बलूच नेशनल आर्मी अब मचाएगा गदर। जी हां, पाकिस्तान की मौजूदा हालत खराब है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता दोस्तों जब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के जनाजे ना उठते हों। बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान में यानी टीटीपी ने खैबर के इलाके में नाक में दम कर दिया है। अब पाकिस्तान की मुसीबत का एक और चेहरा तैयार हो चुका है। इसका नाम दिया गया है बलूच नेशनल आर्मी। बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में एक्टिव छोटे बड़े ग्रुपों अब एक साथ खड़े हो चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी बोले तो BLA, बलूच लिबरेशन फ्रंट, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स और सिंधु देश क्रांतिकारी सेना SRA ने पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ एक साथ ऑपरेशन शुरू करने को तैयार हो चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 दिन तक चली एक बैठक में नई रणनीति बनाई और इस फ्रंट को नया नाम दिया गया बलूच नेशनल आर्मी यानी BNA। जी हाँ दोस्त, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चाइना के जितने मंसूबे हैं ना पाकिस्तान को लेकर, अब उन सब की मैयत निकालेंगे ये बलोच विद्रोही गुट, यानी कि चाइना के मंसूबे कभी भी पूरा नहीं होने देगा। इस पर आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, भारत की शहजादी खान को UAE में क्यों मिली फांसी, क्या था आखिर केस छल का पिता का दर्द। दरअसल अबू धाबी में एक भारतीय महिला शहजादी खान को फांसी की सजा दी गई। वहीं उसके पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी शहजादी खान को न्याय नहीं मिला और भारत सरकार ने परिवार को कोई सहायता नहीं दी। परिवार के वकील अली मोहम्मद ने फांसी को न्यायिक हत्या की आड़ में न्योत्तर हत्या करार दिया है। बता दें कि शहजादी खान जो कि 33 साल की है, उसको अबू धाबी में 4 महीने के बच्चे की हत्या के मामले में 15 फरवरी को फांसी दी गई थी। शहजादी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के गोयरा मुगलई गांव की रहने वाली है। इस मुद्दे पर आपकी निजी राय क्या है दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी भी ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।